वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन टैंक्स। लास्ट क्लासेस में हमने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। हमने समझा कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी बात की। हमने समझा कि चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, वहाँ पर सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने समझा कि ऑस्मोसिस कुछ नहीं, एक डिफ्यूजन ही है, बट पर्टिकुलरली सॉल्वेंट का डिफ्यूजन। और बायोलॉजिकल सिस्टम में मेन सॉल्वेंट वाटर है, यानी वाटर का डिफ्यूजन फ्रॉम रीजन ऑफ वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन वेर
पहले ही लिखो, अब हम टरगार प्रेशर लिखते हैं, फिर हम थर्ड सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इस टरगार प्रेशर को लिखते हैं। टरगार प्रेशर, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, अगर समझ लिया तो कभी गलत नहीं होंगे हमारे। इसे शॉर्ट में टीपी लिखते हैं। ये कब डेवलप होगा? जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। अगर हाइपर में रखेंगे तो पानी बाहर निकल रहा है, तब प्रेशर नहीं बनेगा। ये आइसो में रखोगे तो भी नहीं बनेगा ये। तो ये कब बन रहा है? व्हेन प्लांट सेल, एनिमल सेल की तो बात ही नहीं कर रहा है, एनिमल सेल तो बर्स्ट हो जाएगा। सो व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ड इन, कौन सा सॉल्यूशन बताइए जिसमें पानी अंदर जाए, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन उस समय पर देन इट इज, यानी टरगार प्रेशर, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पानी अंदर आ रहा है, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन या अगेंस्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड अगेंस्ट सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, ऐसा लिखते हैं, अगेंस्ट रिजिड सेल वॉल। और ये क्यों हो रहा है डेवलप? ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, पानी के अंदर आने के कारण उस पानी से जो प्रेशर बन रहा है और वो जो वॉल के अगेंस्ट लग रहा है, उसे कहते हैं टरगार प्रेशर। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल, एनिमल्स पे अप्लाई नहीं होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वॉल के अगेंस्ट लग रहा है, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस ये क्रिएट हो रहा है। इतना समझ में आया? इसके कारण से सेल क्या होगा? टर्जिड होगा। और ये क्यों डेवलप हुआ है? एंडोऑस्मोसिस के कारण। एंडोऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, सॉल्यूट्स के कारण, राइट? सो टीपी ऐसा लिखते हैं, इन अ फुली टर्जिड सेल, पूरी तरह टर्जिड है सेल, फुल वाटर अंदर आ गया है, तो उसे रोकने के लिए भी मैक्सिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और फुल पानी अंदर आ गया है तो मैक्सिमम टरगार प्रेशर भी डेवलप हो चुका है, जितना हो सकता था। अब और अंदर पानी आ ही नहीं सकता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और टरगार प्रेशर इक्वल हो गए हैं। सो इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, ध्यान दीजिएगा, टरगार प्रेशर इज मैक्सिमम, जितना भी होगा बट वो मैक्सिमम होगा। एंड टरगार प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं ये सिंबल बार बार लगा रही हूं ताकि आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल से कंफ्यूज ना करें, राइट? नाउ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं वॉल प्रेशर की। वॉल प्रेशर क्या है? इसी के बराबर का जो प्रेशर सेल वॉल लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज प्रेशर, ऐसा लिखते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर। ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर exerted by rigid cell wall on प्रोटोप्लास्ट। अब ये क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? आप जानते हो, सेल माइनस सेल वॉल इज द प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल किस पर प्रेशर लगाएगी? सेल का जो भी कुछ बचा हुआ पार्ट है, प्रोटोप्लास्ट, यानी सेल मेम्ब्रेन पर, साइटोप्लाज्म पर, टोनोप्लास्ट पर, सेल सैप पर, पूरे सेल पे एक्सेप्ट सेल वॉल। और ये क्या है? टरगार प्रेशर से इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर ऑफ टरगार प्रेशर। किसके इक्वल एंड ऑपोजिट है? टरगार प्रेशर के। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? दैट टीपी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यूपी। अगर कभी न्यूमेरिकल आए और आपको सपोज डब्ल्यूपी दे रखा है +10 सपोज, तो टीपी हो जाएगा -10। अगर आपको ये दे रखा है -5 तो ये हो जाएगा +5। ऐसे करके हमें आंसर देना होगा। प्रेशर्स हैं तो बार या एटमॉस्फेयर, पास्कल्स इन यूनिट्स में होंगे। इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर आप मुझे दीजिएगा
कि ये जो टरगार प्रेशर है, सपोज करिए कि ये सेल नहीं हो, सपोज करो ये ऐसा कोई वेसल है और इसको मैंने एक और वेसल में रख दिया और यहाँ पर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा, यानी वाटर ज़्यादा सॉल्यूट कम, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो इसके कंपैरिजन में सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम है। अभी भी वाटर अंदर एंटर करेगा, क्या अभी टरगार प्रेशर डेवलप होगा? सोचकर बताइए। टरगार प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा था? क्योंकि सेल क्लोज्ड है, सेल चारों तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्लोज्ड है, तभी तो वो प्रेशर, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं वो धक्का दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं वॉल पे, और रिजिड सेल वॉल उसके अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट कर रही है ताकि कहीं ये फट नहीं जाए, और वो दोनों इक्वल हैं ताकि ना श्रिंक हो ना बर्स्ट हो, ये नेचर ने बनाया है। बट यहाँ पर क्या ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट हो पाएगा? इतना नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इसको फाड़ सके या कोई टर्जिडिटी प्रोवाइड कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम नेक्स्ट लिख रहे हैं कि जो टरगार प्रेशर है वो केवल जिनमें ऑस्मोटिक बैरियर है, यानी क्लोज सिस्टम है, वहीं पर डेवलप होगा। जैसे कि सेल एक फ्री सॉल्यूशन में डेवलप नहीं होगा, ओपन सॉल्यूशन में डेवलप कभी भी नहीं होगा, भले ही उस सॉल्यूशन को आप उससे लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दीजिए तो भी। सो लेट मी राइट दिस पॉइंट दैट टरगार प्रेशर इज एप्लीकेबल, डायरेक्ट लाइन है, इज एप्लीकेबल ओनली टू osmotically barrier, only to solution with, ऐसा लिखते हैं, with osmotic barrier, यानी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लिमिटेड होना चाहिए, दैट इज डिलिमिटेड बाय सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बैरियर पूरा, जैसे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, टोनोप्लाज्म पूरा बैरियर बना रहा है। एंड नॉट एप्लीकेबल टू फ्री सॉल्यूशन, फ्री मीन्स ओपन सॉल्यूशन, क्लोज्ड ही होना चाहिए, तभी ये टरगार प्रेशर डेवलप होगा। आया समझ? एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्यूशन विथ ऑस्मोटिक बैरियर। नाउ क्या इंपॉर्टेंस है इस टरगार प्रेशर का? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों नेचर ने इसे बनाया? क्यों ऐसा सेल वॉल दी? क्यों इस तरह से प्रेशर क्रिएट करवाया, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है? स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि यही प्रेशर है जो प्लांट सेल के शेप को मेंटेन कर रहा है, वरना जैसे ही वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाता और पानी अंदर आता वो बर्स्ट हो जाता। सो इट इज मेंटेनिंग द शेप, वो एक स्ट्रेच दे के रख रहा है। सो इट मेंटेन्स शेप ऑफ प्लांट सेल, राइट? मेंटेन्स शेप। एंड सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टरगार प्रेशर है स्टूडेंट्स, इसी के कारण से सेल की ग्रोथ होती है। मतलब जैसे सपोज ये एक प्लांट सेल है, इसकी सेल वॉल होगी, पहले छोटा सा वैक्यूल होता है, जैसे जैसे पानी अंदर जाता है ये वैक्यूल बढ़ता जाता है, इस तरह से ये प्रेशर क्रिएट होता जाता है और ये स्ट्रेच होता जाता है एक लेवल तक, और फिर जब वॉल प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है तो सेल पूरा ग्रो कर जाता है। सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, और सेल जो लंबा होता है, ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ सेल, ग्रोथ एंड इलोंगेशन। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जब स्टोमेटा ओपन करते हैं, जो गार्ड सेल्स में पानी अंदर भरता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, वहाँ भी यही होता है कि गार्ड सेल्स की वॉल पे प्रेशर पड़ता है, जिस कारण से वो ऐसे फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो वहाँ भी ये वर्क करता है। बट ये दो तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। इतना समझ में आया? आइए अब हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। थर्ड सिचुएशन ये है कि वही प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, रिजिड है, फ्रीली परमिएबल है, अब तक आपको रट गया होगा। ये इसमें वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इसे हमने एक, अब ध्यान देना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया।
हाइपर मीन्स यहाँ पर सॉलिड यानी सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट यानी वाटर कंपैरेटिवली कम है। अब क्या होगा, एनिमल सेल में तो क्या हो रहा था, सारा वाटर बाहर आ गया था, एक्सोऑस्मोसिस हुआ था और सेल पूरा श्रिंक कर गया था। प्लांट सेल में क्या होगा समझिएगा, प्लांट सेल में भी वही होगा बट कैसे, एक्सोऑस्मोसिस होगा यानी वाटर बाहर आएगा। अब ध्यान रखो, वाटर हमेशा पहले कहां से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म से। जब वो पानी निकल जाएगा, अभी भी और इस सेल को इसमें ही रखा हुआ है, तो धीरे धीरे फिर ये सेल सैप से भी बाहर आएगा, राइट। सो मैं यहां पर लिख देती हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल। जब हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम सेल सैप, यानी जो वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है। नेचुरल सी बात है, जो बाहर की तरफ है वो पहले आएगा, जो अंदर की तरफ है वो बाद में आएगा। और वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट ने मिलकर ऑस्मोटिक बैरियर बनाया हुआ है, तो पूरी जगह से पानी आएगा क्योंकि ये भी ऑस्मोटिक बैरियर है। तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी धीरे धीरे फिर बाहर आने लग जाएगा। अब क्या सिचुएशन बनेगी देखना, एनिमल सेल तो पूरा श्रिंक कर जाता, बट यहां पर सेल वॉल है और वो श्रिंक नहीं करती, वो तो रिजिड है, कड़क है, अपनी जगह पर डटी हुई है। तो क्या स्टेजेस होंगी समझिएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये वाटर धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, यानी एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है आउट ऑफ द सेल। क्या होगा सोचकर बताओ, वैक्यूल का साइज कम होने लग जाएगा कि बढ़ने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। सो वैक्यूल डिक्रीजेस इन साइज। जब वैक्यूल धीरे धीरे कम होगा तो साइटोप्लाज्म भी कम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे श्रिंक करेगी, लेकिन अभी भी ये जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो, इमेजिन करो, ये ऐसी बात है जैसे ये हमने एक डब्बा लिया, बॉक्स लिया, ठीक है, और इसमें मैंने एक बलून डाल दिया और यहां से मैंने हवा भरना शुरू कर दी और मैंने बलून को फुलाना शुरू कर दिया और धीरे 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 ये बलून पूरा फूल गया। ऐसा, ये है सेल वॉल, ये है सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने एयर निकालना शुरू करी। शुरू में जब आप थोड़ी सी हवा निकालोगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बलून की मेम्ब्रेन, इसकी वॉल को अभी नहीं छोड़ेगी एकदम से, क्योंकि ये सेल वॉल रिजिड है। ये डब्बा जो है, इस बॉक्स की वॉल तो रिजिड है, ये आपके हवा निकालने से पिचकने वाली नहीं है। तो शुरू में क्या होगा कि जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वो कम तो हो रहा है, श्रिंक तो हो रहा है, लेकिन इतना श्रिंक नहीं हुआ है कि वो सेल वॉल से अलग हो जाए। सो प्रोटोप्लास्ट remains attached with cell wall। अभी अटैच्ड ही है, ये फर्स्ट सिचुएशन होगी। नाउ सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, अभी हम इनको नाम देंगे। सेकेंड सिचुएशन में और वाटर का लॉस हुआ, ये सेल को आपने इसमें डाल के रखा और पानी निकलता जा रहा है। सो इंक्रीज्ड, या ऐसा लिखते हैं कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, एक्सोऑस्मोसिस। अब धीरे धीरे क्या होगा, वैक्यूल का साइज और कम हो रहा है, वैक्यूल साइज डिक्रीजेस फर्दर, और कम हुआ। अब समझना नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जैसे सपोज अगर ये फर्स्ट स्टेज थी, ये फर्स्ट स्टेज थी, वैक्यूल श्रिंक करा था, लेकिन अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब कुछ अटैच्ड है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां पे समझिएगा, मैं इसको रब कर देती हूं। एक्सोऑस्मोसिस सेकेंड सिचुएशन में समझना, बी का डायग्राम बनाती हूं मैं। अब और पानी जब निकलेगा और हवा जब निकालोगे तो धीरे धीरे अब ये इस बॉक्स की वॉल से अलग हो जाएगा। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब डिटैच हो जाएगी, किससे, सेल वॉल से। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी,
सपोज ये सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल लेट्स से, लेकिन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपनी जगह छोड़ी है, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से दिखेगी, सेल वॉल से दूर हो गई है, साइटोप्लाज्म ऐसा होता है कुछ इस तरह से, पहले कॉर्नर्स पे से छूटेगी, राइट। सबसे पहले कॉर्नर्स पे से डिटैच करेगी। तो यहां पर क्या हुआ है, वैक्यूल का साइज डिक्रीज फर्दर, और इस कारण से नाउ जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट डिटैचेज फ्रॉम सेल वॉल, फ्रॉम कॉर्नर्स या एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स से ये प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से जो चिपका हुआ था वो अलग हुआ। अभी भी और एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये जो सेल वॉल है, लेट्स से ये जो सेल वॉल है ये तो ऐसी की ऐसी रह गई, लेकिन पूरा का पूरा ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये श्रिंक कर गया, राइट। और यहां क्या भरा रह जाएगा, इस सेल वॉल, राइट। चलो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये सेल वॉल है, सपोज ये पूरी सेल वॉल है, इस सेल वॉल और ये पूरा प्रोटोप्लास्ट है, ये वैक्यूल होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, सब कुछ बिल्कुल श्रिंक कर गया। तो इस प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल के बीच में क्या भरा होगा, जरूर वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर गया होगा जो अंदर जा रहा था, राइट। क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, और जब पानी निकलता जाएगा ये पूरा श्रिंक हो जाएगा। अब अंदर सॉल्यूट नहीं है, ना के बराबर है, पानी पानी है। वो कौन सा सॉल्यूशन है जो भरा हुआ है, ये है अब वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही डिटैच होगा वो सब अंदर पूरा बीच बीच में पानी जाकर फिल हो जाएगा, वही जो भी पानी मीन सॉल्यूशन जो है वो फिल हो जाएगा, राइट। सो ये जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या हुआ है, इसमें फर्दर एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यूअस है, अभी भी और पानी निकल रहा है, एक्सोऑस्मोसिस एंड प्रोटोप्लास्ट detaches completely from the cell wall, यानी कि cell is now plasmolized। मतलब प्लाज्मा जो है सेल का, प्लाज्मा मीन्स जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी प्रोटोप्लास्ट है, प्लाज्मा प्रोटोप्लास्ट, उसका लाइसिस हो गया। लाइसिस मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन होना, वो पूरा सेल श्रिंक हो गया। और ऐसा सेल फिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इट विल डाई सून, डाई सून। इसीलिए स्टूडेंट्स अगर किसी पेड़ को की जड़ों में, मिट्टी में आप नमक का पानी डाल दें, नमकीन पानी, खूब सारा सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के उधर डाल दें, तो क्या होगा, जो सॉइल में अब सॉल्यूशन है उसमें नमक ज़्यादा है, सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो जो रूट के सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में सॉइल के अंदर सॉलिड ज़्यादा है, वाटर कम है, तो रूट के सेल्स क्या होंगे, प्लाज्मोलाइज्ड होंगे और मरने लग जाएंगे। और जब रूट के सेल मरेंगे तो पूरा पेड़ मर जाएगा। इसीलिए जब हमें वीड्स को, जो जंगली बूटियाँ होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें हमें किल करना है, उन्हें हटाना है, हमें साफ करना है, तो जहाँ पर वो उगती हैं वहाँ पर मिट्टी में सॉल्टेड वाटर जो है वो इरिगेट कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में आपने सुना होगा, मम्मी को पूछना, जो अचार होता है उसमें बहुत नमक वाला मसाला बनाकर डालते हैं जब अचार को हमें प्रिजर्व करना होता है, पिकल्स को। क्यों? इसीलिए ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। क्योंकि क्या होगा, जो अचार में बाहर जो हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है, बर्नी में आज देखना, वो बिल्कुल नमकीन है, यानी वाटर कम है, सॉलिड ज़्यादा है। अगर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर कंपैरेटिवली वाटर ज़्यादा होगा, तो बैक्टीरिया के सेल से वाटर बाहर आने लग जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, और फाइनली बैक्टीरिया का सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। या इवन आपने देखा होगा जैम और जेली इतनी स्वीट क्यों होती है, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर क्यों होता है, जब हम उन्हें लॉन्ग टर्म हमें उन्हें प्रिजर्व करना है। तो सॉस देखना, आप जैम्स देखना, जेलीज देखना, वो भी यही कंसेप्ट है। शुगर ज़्यादा है, अगेन सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हुई तो हाइपर कॉन्सेंट्रेशन के कारण से वाटर बैक्टीरिया के सेल से बाहर आ जाएगा इस जैम जेली में,
और बैक्टीरियल सेल मर जाएगा। तो ये हमने यूज़ करा है इसका कमर्शियली। इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो, जब प्लांट सेल श्रिंक करेगा पूरा, उसका प्लाज्मा लाइसिस होगा। ये कहाँ होता है? व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। रटने की जरूरत नहीं है, बट ये स्टेजेस में हो रहा है। पहले इनिशियली डिटैचमेंट नहीं होगा, फिर थोड़ा कॉर्नर्स पे डिटैचमेंट होगा और फिर फाइनली पूरा का पूरा सेल जो है वो श्रिंक करेगा। इसको नोट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब इनके नामकरण करते हैं क्या होंगे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से जुड़ा हुआ है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस शुरू हुआ है। इसे कहते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। स्टार्टिंग फेज है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, राइट। नाउ थोड़ा और प्लाज्मोलाइसिस हो गया, इसे कहते हैं इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब ये होता है स्टार्टिंग, यहां से एक्चुअली डिटैचमेंट होना शुरू हुआ है, एक्चुअली प्लाज्मोलाइसिस होना शुरू हुआ है। इसे कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। और यहां पर तो पूरा का पूरा सेल श्रिंक हो गया है, बिल्कुल एविडेंस हो गया है, अब तो प्रूफ है कि प्लाज्मोलाइसिस हो गया है। लास्ट स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस की, यानी एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं कि ऐसे सेल में टरगार प्रेशर क्या होगा। हमें ये पता है कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, पानी अंदर आ रहा है, तो जब वो पूरा फूल जाएगा, फुल्ली टर्जिड होगा, तो टरगार प्रेशर मैक्सिमम होता है। यहाँ पे टरगार प्रेशर की क्या सिचुएशन होगी, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है फर्स्ट सिचुएशन में? यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से अटैच्ड है, पर क्या वो उस पर प्रेशर डाल रहा है? क्या टरगार प्रेशर बन रहा है? टरगार प्रेशर कब बनता है? जब पानी अंदर जाता है। यहाँ तो निकल रहा है, भले ही अभी शुरुआत की स्टेज है, ज़्यादा नहीं निकला, पर कम से कम अंदर तो नहीं घुस रहा, तो वॉल पे तो कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ, बट डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन सेल वॉल। आया समझ? प्लाज्मोलाइसिस की इनिशियल स्टेज। यहां पर टरगार प्रेशर क्या होगा इस स्टेज में? ए स्टेज में 0, कोई टरगार प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा है। इसी सेल को स्टूडेंट्स फ्लैसिड सेल कहते हैं। फ्लैसिड सेल। तो फ्लैसिड सेल की दो डेफिनेशंस होती हैं। या तो अगर जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो इनिशियल स्टेज है, जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है, थोड़ा सा ही पानी बाहर निकला है पर अंदर नहीं आ रहा है, तो ना तो प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, ना तो प्रोटोप्लास्ट ने अपनी जगह छोड़ी है अभी तक, लेकिन टरगार प्रेशर भी नहीं बन रहा, इसे फ्लैसिड सेल कहते हैं। जबकि अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा, तब भी उसे फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो ये एक्चुअली फ्लैसिड सेल ये होता है, हल्का सा वाटर लॉस हो गया है, बट कई बुक्स में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो रखा होता है उसे भी फ्लैसिड सेल ही कहते हैं। यहां पर क्या होगा, इन दोनों सेल्स को हम क्या कहेंगे? ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड है इनिशियल, ये कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज्ड है। अब यहां पे टरगार प्रेशर क्या होगा मुझे बताइए। टरगार प्रेशर आप कहोगे मैम यहाँ भी डेवलप नहीं हो रहा क्योंकि पानी अंदर तो आ नहीं रहा, तो वॉल पे तो कोई प्रेशर पड़ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव टरगार प्रेशर तो नहीं है, वो तो टर्जिड सेल में होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। आप कहोगे जीरो भी जीरो हो सकता है, मैं बोलूँगी बिल्कुल हो सकता है जीरो, क्योंकि कोई क्रिएट तो हो नहीं रहा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर तो वॉल प्रेशर बढ़ गया, तो टरगार प्रेशर तो है नहीं, वॉल प्रेशर और बढ़ गया, तो एक्चुअली ये तो नेगेटिव प्रेशर हो गया। टरगार प्रेशर का क्या काम था? सेल को खींच के रखना, बाहर स्ट्रेच करके रखना। अब तो सेल मुरझा रहा है, सेल वॉल से जगह छोड़ दी है प्रोटोप्लास्ट ने, तो टरगार प्रेशर क्या हो गया है? होना चाहिए था पॉजिटिव, यहां पर तो बना था 0 और अब हो रहा है नेगेटिव, उल्टा श्रिंक कर रहा है। तो इस कंडीशन में टरगार प्रेशर बिकम्स नेगेटिव। जितना जितना प्लाज्मोलाइसिस होगा उतना उतना वो नेगेटिव होगा, यानी उतना उतना वॉल प्रेशर है लेकिन टरगार प्रेशर नहीं है, सेल श्रिंक कर रहा है और नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि टरगार प्रेशर का काम खींच के रखने का था। तो ध्यान रखो, जब भी सेल पूरा फुल्ली टर्जिड है, पूरा फूला हुआ है, तब मैक्सिमम टरगार प्रेशर है, पॉजिटिव में होता है।
हल्का सा निकल गया है पानी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सो फ्लैसिड सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हुए सेल के लिए भी, प्लांट सेल के लिए भी यूज करते हैं, या तो आइसोटोनिक हो या जस्ट लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, तब टरगार प्रेशर 0 है। और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस जब होगा तो टरगार प्रेशर नेगेटिव होना शुरू हो गया है, और जब फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड होगा तो और नेगेटिव हो जाएगा। -1 अगर 0, सपोज ये 0 है, यहाँ -1 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और नेगेटिव होता जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हुआ टरगार प्रेशर का, और ये हुआ प्लाज्मोलाइसिस। तो हमने देखा कि किस तरह से प्लांट सेल बिहेव करता है डिफरेंट सॉल्यूशंस में। आइए अब हम इसका कमर्शियल यूज लिख लेते हैं। नाउ यूज ऑफ दिस प्लाज्मोलाइसिस, या ऐसा लिखते हैं कमर्शियल यूज। हमने क्या किया है? इकोनॉमिक यूज, जिससे हमें फायदा हो इंसान को, क्या किया है? नंबर 1, टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ हमें रोकना है, अचार को खराब होने से रोकना है। इन हाईली या सॉल्टेड, ऐसा लिख लो, इन सॉल्टेड पिकल्स, अचार में बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देते हैं ताकि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाए, और अगर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो तो प्लाज्मोलाइसिस से बैक्टीरिया किल हो जाए। नाउ सेकेंड, टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ इन शुगरी यानी फुल ऑफ शुगर जैम्स एंड जेलीज। अगेन सेम फंडा है, जैम्स एंड जेलीज में भी शुगर बहुत ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जिसके कारण से अगर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करे तो उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीड्स आर किल्ड और रिमूव्ड बाय पुटिंग salted solution in soil। तो क्या होगा? जब आप सॉल्टेड सॉल्यूशन डालोगे तो रूट्स के जो सेल्स हैं वो प्लाज्मोलाइज्ड होंगे। मैं लिख देती हूं, रूट सेल्स बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि वो फिर डेड हो जाएंगे और इस तरह से पूरा पेड़ मर जाएगा। ये हमने यूज किया है। और इन दोनों कंडीशन में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, दैट बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, राइट। इसीलिए अगर आप एक पेड़ लेकर आओ, आप गुलाब का पेड़ लेकर आओ, तो मिट्टी जो है अपन बोलते हैं कि उसका सब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच सब कुछ एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपने बहुत नमक का पानी आप उसमें डालते जाओगे मिट्टी में तो वो पेड़ बढ़ नहीं पाएगा, उल्टा मुरझा जाएगा। दिस इज द बेसिक, प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, अब हम जो लिख रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। आइए लिखते हैं। दैट मीन्स हम टीपी के बारे में, टरगार प्रेशर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं कि ये मैक्सिमम किस में होगा। टरगार प्रेशर इज मैक्सिमम इन, बताइए, जब सेल फुल्ली टर्जिड है, इन फुल्ली टर्जिड सेल। और इसमें कितना होगा? ये इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज़्यादा सोल्यूट उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ज़्यादा टरगार प्रेशर। नाउ सेकेंड, इन फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल हम समझ चुके हैं, या तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हो सेल को, या हाइपरटोनिक में रखा है, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है प्लाज्मोलाइसिस, यानी लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस हुआ है। और प्लाज्मोलाइसिस हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही हो सकता है। तो आपके लिए मैं लिख देती हूँ, कितना होगा टरगार प्रेशर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताइए। 0, कोई टरगार प्रेशर नहीं लगेगा। नाउ थर्ड, इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब प्लाज्मोलाइज्ड मतलब पूरा प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड है, ये भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही रखा हुआ है हमने। यहां पर टीपी होगा नेगेटिव। जितना जितना प्लाज्मोलाइसिस होता जाएगा उतना उतना नेगेटिव होता जाएगा। तो ये तीनों डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस जो है वो सिर्फ लिविंग सेल्स शो कर सकते हैं,
डेड सेल जो होगा उसमें प्लाज्मोलाइसिस कभी नहीं होता है. सो प्लाज्मोलाइसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल्स, नेचुरली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल्स. तभी तो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर रहा है. तो इसीलिए इसको यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई लिविंग सेल्स. अब मैं यहां पर इसका ये पॉइंट लिखती हूं. सो 1, 2, 3 एंड 4th पॉइंट, प्लाज्मोलाइसिस का यूज क्या है? टू आइडेंटिफाई लिविंग सेल्स. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लिविंग सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे? प्लाज्मोलाइसिस. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, देखो इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है. हम अगर बाहर से एक प्रेशर लगा दें, और ये ऑस्मोसिस ही तो हो रहा है ना, पानी बाहर आ रहा है, हम इसे रोकने के लिए एक प्रेशर लगा दें, इतना प्रेशर लगाएं कि पानी बिल्कुल बाहर नहीं आए, और उसे मेजर कर लें, तो वो कौन सा प्रेशर होगा बताइए? वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. तो एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालिए, जब पानी बाहर आने लगे तो प्रेशर लगाइए, और उस पानी के बाहर आने को, ऑस्मोसिस को रोकिए. जो बाहर से प्रेशर लगाए वो हम मेजर कर सकते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और इस तरह से हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का पता चल जाएगा. तो ये एक मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने का. सो इट इज अ मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर. जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेजर करते हैं वो प्लाज्मोलाइसिस से करते हैं. अब आपको समझ में आया होगा वो पॉइंट. नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये लिविंग सेल है, श्रिंक हो रहा है, अभी मरा नहीं है, अभी डेड नहीं हुआ. अगर मैं इसको प्योर वाटर में डाल दूं, या अगर मैं इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूं, तो क्या होगा? क्या मैं इस प्लाज्मोलाइसिस को रिवर्स कर सकती हूं? कर सकते हैं. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये प्योर वाटर या हाइपोटोनिक मतलब लेस सॉल्यूट मोर वाटर, वाटर अंदर एंटर करेगा और धीरे धीरे से ये वापस से अपना नॉर्मल शेप एंड साइज रिज्यूम कर लेगा. सो प्लीज नोट दैट प्लाज्मोलाइसिस इज रिवर्सिबल, जबकि जो टर्जिडिटी होती है वो रिवर्सिबल नहीं है, बट ये रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल का मतलब इसे कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस. डीप्लाज्मोलाइसिस व्हेन केप्ट इन, किस में रखें? जब जहां से पानी अंदर आए, यानी या तो प्योर वाटर में रख लीजिए या हाइपोटोनिक में. हमें कुल मिलाकर एंडो ऑस्मोसिस चाहिए, तो ये रिवर्सिबल होता है. ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है, रिवर्सिबल है, इसे डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. अगर हम समझ गए हैं तो हमें रटना नहीं पड़ेगा. प्लीज नोट दिस डाउन. स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें समझेंगे जो नेक्स्ट क्लास में जब हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे तो हमारे बहुत काम आएगी. और वाटर पोटेंशियल आपके लिए यूं बहुत सिंपल सा टॉपिक हो जाएगा. ये जो टरगार प्रेशर है, इसे हम प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं. प्रेशर पोटेंशियल, देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, इस सिंबल को साई कहते हैं. मैंने साई एस लिखा था, सॉल्यूट पोटेंशियल. ये प्रेशर पोटेंशियल है. इसका बहुत सिंपल सा मतलब है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी सपोज सेल है और या कोई भी सोल्यूशन है, और हमने उसको एक हाइपरटोनिक में रखा, या हमने उसे एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा. पानी अंदर आ रहा है, उसके कारण टरगार प्रेशर डेवलप हो रहा है, यानी उतना ही प्रेशर बाहर से इक्वल भी लग रहा है. तो ये क्या है? ये एक प्रेशर पोटेंशियल है. इसे प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं. ये नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा. एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा, दूसरा हमने समझा कि टरगार प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है. थर्ड हमने समझा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये कुछ बहुत बेसिक्स हमने पढ़े जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम बहुत काम आने वाले हैं. तो आज की क्लास में हमने बेसिकली दो चीज़ें पढ़ी. हमने समझा कि अगर हम किसी भी सेल को, एनिमल सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो होगा. हाइपर में रखें, सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम, पानी बाहर निकलेगा,
सेल श्रिंक कर जाएगा, एनिमल सेल डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम उसे हाइपोटोनिक में रखें, पानी अंदर आएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, टरगार प्रेशर डेवलप नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। प्लांट सेल को अगर आइसोटोनिक में रखें, नेट मूवमेंट जीरो होगा, ऐसे सेल को फ्लैसिड सेल भी कहते हैं। हाइपो में रखें, पानी अंदर आता जाएगा, आता जाएगा, वो पानी सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर डालता जाएगा, सेल वॉल इक्वल एंड ऑपोजिट वॉल प्रेशर एक्सर्ट करता जाएगा, और जब सेल पूरा फुल्ली टर्जिड है तो मैक्सिमम टरगार प्रेशर है और वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। क्योंकि पानी अंदर क्यों आया, एंडोस्मोसिस क्यों हुआ, सॉल्यूट्स के कारण हुआ, और जितना सॉल्यूट्स होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और जब मैक्सिमम पानी अंदर आ गया यानी मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर है और मैक्सिमम टरगार प्रेशर है। लेकिन अगर इसी सेल को हम हाइपरटोनिक में रखें तो इनिशियली धीरे धीरे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस होगा, वाटर एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट करेगा शो करना, पर अभी भी प्रोटोप्लास्ट भले ही प्रेशर नहीं डाल रहा, पानी अंदर नहीं आ रहा, टरगार प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पानी अंदर नहीं आ रहा जिसके कारण प्रेशर लग रहा है वॉल के अगेंस्ट, लेकिन अभी भी वो अटैच्ड है सेल वॉल से, तो टरगार प्रेशर जो है वो इस समय पर जीरो है। इसे फ्लैसिड सेल कहते हैं क्योंकि कोई प्रेशर नहीं डल रहा है। लेकिन इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू होगा तो धीरे धीरे पहले कॉर्नर से प्रोटोप्लास्ट अपनी जगह छोड़ेगा, इसे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। टरगार प्रेशर नेगेटिव होना शुरू हो गया है, ये पॉजिटिव प्रेशर नहीं है तो जीरो, और जब वापस श्रिंक करने लगा तो नेगेटिव, और जब फाइनली पूरा श्रिंक कर जाएगा जिसके बाद सेल मर जाएगा, डेथ हो जाएगी अगर डी प्लाज्मोलाइसिस नहीं किया, उस समय टरगार प्रेशर और नेगेटिव हो गया, इसे एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और ऐसे सेल को हम प्लाज्मोलाइज सेल बोलते हैं। तो टरगार प्रेशर मैक्सिमम होगा फुल्ली टर्जिड सेल में इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लैसिड सेल में जीरो, और प्लाज्मोलाइज सेल में नेगेटिव। जितना प्लाज्मोलाइज्ड होता जाएगा उतना नेगेटिव टरगार प्रेशर होता जाएगा। टरगार प्रेशर एक तरह का प्रेशर पोटेंशियल है, कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर है बट नेगेटिव है। ये सब फंडामेंटल्स हमने पढ़े। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज करिए कि ये दो सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पर मान लीजिए इतना सॉल्यूट है और यहाँ पर बहुत सारा सॉल्यूट है। ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट्स हैं, दिस एंड दिस, ये सॉल्यूट्स हैं। बस मुझे इतना बता दीजिए कि इसमें से हाइपरटोनिक कौन सा है और हाइपो कौन सा है, आपस में अगर कंपेयर करें। आप कहोगे मैम जहां पर सॉल्यूट यानी सॉलिड ज़्यादा उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। वेरी गुड। और ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कुछ भी रटना नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से वाटर कहां पर ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? जहां पे सॉलिड कम है, क्योंकि दोनों को सपोज हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, तो वाटर यहां पर मोर है और वाटर यहां पर लेस है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर ज़्यादा है, तो जहां पर सॉलिड ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पानी बहुत बढ़िया तेज़ी से आएगा, उसे रोकने के लिए उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी जितना सॉल्यूट उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? मोर होगा, और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? लेस होगा। राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस मुझे बताइए, तो आप क्या कहेंगे? जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी कम है, यहाँ वाटर ज़्यादा है यहाँ वाटर कम है, या कहें हाइपो टू हाइपर, या कहें लेस या लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस विल बी द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। राइट। इसे लो लिख देते हैं, लेस की जगह थोड़ा बेटर टर्म यूज करते हैं लो, और मोर की जगह हम लिख देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हाई। बस एक लास्ट पॉइंट के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि सॉल्यूट पोटेंशियल कहाँ का ज़्यादा है। देखिए पहले फंडामेंटल समझते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब कितना ऑस्मोसिस कर सकता है, यानी कितना वाटर का ऑस्मोसिस हो सकता है। भाई यहाँ पे तो सॉलिड बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है, तो क्या ये इधर ऑस्मोसिस करेगा? एक्सोऑस्मोसिस है? नहीं है। यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोऑस्मोसिस शो कर सकता है। तो ऑस्मोसिस करने का पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? जहाँ पर सॉलिड कम है। तो ये इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो हाई है, और इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो लो है। अगर इतना सब नहीं भी समझ आए तो एक लाइन में समझ लेना, जहां सॉलिड ज्यादा वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और वहां का सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम, क्योंकि ये माइनस का साइन है। बराबर होगा, क्वांटिटी बराबर होगी लेकिन साइन नेगेटिव होगा। तो जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वहां का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम। उल्टा, जहां पर सॉलिड कम वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, और वहां का सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा। तो वाटर कहां से कहां मूव करता है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, या हाई सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। राइट? सो दिस इज द बेसिक जो अभी तक हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे वो प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर इन सब से रिलेटेड है, और कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, इसमें लो एंड हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछा था या सॉल्यूट पोटेंशियल पूछा था, तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है, लो पूछेंगे तो बी का लो है। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे थे। एक और क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स कि एट इक्विलिब्रियम, लेट मी राइट हियर, एट इक्विलिब्रियम which solution has, इन दो में से, has lower osmotic या solute potential। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, which has high solute potential। high solute means low osmotic, low osmotic means low solute, less concentrated, so this। तो अगर हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछे तो आंसर होगा ए, बट वहां जो ये आंसर हो गया। अगर पूछे लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन दोनों में से किसका है, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मींस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मींस ज्यादा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बी। ये आंसर हो गया। इसका लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इसका हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, या लो सॉल्यूट पोटेंशियल है, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया इक्विलिब्रियम पर किसका होगा। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ये पानी ऑस्मोसिस करते करते इक्वलाइज हो गया है, तभी तो इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। अब कोई ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा, यानी कि सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया है। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा? किसी का भी नहीं। बोथ ए एंड बी हैव सेम या इक्वल ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल। आया समझ में? अब आप इसको नोट डाउन करिए। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हमने ये तो देख लिया कि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ से कहाँ जाएगा, हाइपर हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन के विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल के विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से कहाँ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल के विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से कहाँ जाएगा, और ये क्या बला है वाटर पोटेंशियल। ऑल दिस एंड मच मोर इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.